नमस्कार साथियों। जैसा कि कल आपसे बात हुई थी कि हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने चूज किया है, कैन जिम और एक्सरसाइज कॉज हार्ट अटैक। तो उसके लिए हमने काफी लोगों से लेने की कोशिश की और अपनी राय देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए और अपना एक स्टैंड रखने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोज चौधरी जी, जो कि दिल्ली एनसीआर में काफी जाने माने वेलनेस कोच है। और हाय मनोज चौधरी जी, नमस्कार, आपका स्वागत है संवाद जनता की राय में। नमस्कार सचिन जी। और मुझे खुशी हुई आपके शो पर आकर, और आशा करूंगा कि कुछ चीजें जो हम शेयर करेंगे वो लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करें या फिर उनके लिए इस्तेमाल के लिए अच्छी हो। जी धन्यवाद। तो मनोज जी, देखिए, क्वेश्चन से मैं सीधा कुछ आपको शुरू करूंगा कि अभी रिसेंटली देखने में आया है, और रिसेंटली नहीं आया है, पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि बहुत ही जानी मानी जो प्रतिभाएं हैं वो हार्ट अटैक से उनकी कम उम्र में, किसी की 30 से 40 की एज में या फिर 25 to 35 के बीच में वो लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अब क्योंकि उन्हीं लोगों को देखकर हमारे युवा है या हमारी जनता है अपनी फिटनेस पे काम करती है। कोई हीरो है या फिर कोई अगर स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है, वो जिम करता है तो वो प्रभावित करता है सही युवाओं को। लेकिन अब क्योंकि वहां पे ही ऐसा कुछ हो रहा है कि वहां पे लोगों की जान जा रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसको किस कड़ी से ये जोड़ के देखना चाहिए? क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिम एक्सरसाइज करने से तो ऐसा शायद नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपके हिसाब से आप क्या कारण मानते हैं कि किन कारणों की वजह से ये ऐसा हो रहा है? मुझे जो लगता है, जो मैं करीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ और अपने आप को मैं इम्प्रूव भी करता रहता हूँ और मैं स्टडी करता हूँ, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसके, बट लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, ओके। नॉट जस्ट द वर्कआउट। आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है ये बहुत डिपेंड करता है, और स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं है। आपका काम भी हो सकता है लगातार, रिलेंटलेस वर्क हो सकता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न हो सकता है, और आपका वर्कआउट। प्राइमरीली जब आप वर्कआउट करते हैं तो वो एक स्ट्रेस काम करता है बॉडी के ऊपर, क्योंकि वर्कआउट इज नॉट अ रिलैक्सेशन, इट्स अ स्ट्रेस। क्योंकि इसको ये बोला जाता है कि जो अपीरेंटली हेल्दी लोग हैं वो ही कर सकते हैं। जी। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ इंटरनल इशू हैं, जी। जैसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, थायराइड हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अगर ये मार्कर्स आपके अप्रोप्रिएट नहीं है वर्कआउट करने से पहले, तो चांसेस है कि अगर ठीक सुपरविजन में वर्कआउट ना हो तो ये चांसेस आपको थ्रेटन कर सकते हैं, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में ला सकते हैं। जी। आपने एक यहाँ पे शब्द बोला है कि वर्कआउट भी अपने आप में एक स्ट्रेस है। लेकिन जी अगर मैं जो आपकी तरफ जो एक मेरा पॉइंट था, मैंने वहां से शुरू किया था कि एज, एक कोई एज ग्रुप है जिसमें पहले हमें ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती थी। उसी एज ग्रुप में कुछ लोग जो जिम या वर्कआउट या फिर मैं बोलूंगा कि थोड़ा एक्सटेंडेड वर्कआउट की तरफ जाते हैं, उन्हीं में वो ज्यादा हार्ट अटैक की शिकायतें आई हैं। यानी कि जो आदमी भले ही वो नॉर्मल अपनी दिनचर्या में उस एज ग्रुप में अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामलों में हमें ये चीज कम सुनने को मिली है कि वहां पे कोई हार्ट अटैक या कोई ऐसी समस्या हुई हो। तो क्या ये वर्कआउट अलग तरह का स्ट्रेस है जो कि एक नॉर्मल हमारे कुदरती नेचुरल स्ट्रेस से बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, या फिर वो दोनों चीजें अलग अलग चल? जी, ये बिल्कुल निर्भर करता है कि जो इंसान वर्कआउट करने जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है वर्कआउट करने का। जो सबसे बहुत ही ज्यादा प्रचलित इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपनी बॉडी बेटर करनी है, मतलब मसल बनाने हैं या हमें बड़ा दिखना है, तो नेचुरली आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल को ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सकते नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने अपने 20s में होंगे, लाइक 25 साल की उम्र तक, उससे आप थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हो अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे। जी। ठीक है, क्योंकि वर्कआउट का जो मेन पर्पस है वो है आपकी एजिंग को रिवर्स करो। तो एजिंग जो रिवर्स का सबसे अहम पहलू है, जो आपकी 16 से 25 साल की उम्र में जो आपकी एज होती है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। जी। हो सकता है आप दिखने में बहुत लीन होते होंगे, आपकी इतनी बॉडी नहीं होती होगी, बट आप बहुत स्ट्रांग होते हैं उस एज में कि आप
थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक काम कर सकते हैं, आप कम सोकर भी अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, खाने की डाइट का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट 30 और 35 के बाद आपकी बॉडी में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है नेचुरली। अच्छा, मैं इसमें अभी कुछ दिन पहले एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे लिखा हुआ था कि इसका एक मुख्य कारक शायद जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें, क्योंकि अभी काफी कंपटीशन हो गया है, हर एक कंपनी नए नए ब्रांड निकाल रही है और नए नए ब्रांड्स को कंपटीशन के बेस पे क्वालिटी डाउन करके उनका रेट मेंटेन करके बेचा जा रहा है। तो पूरा एक आर्टिकल था जो हमने पढ़ा था। आप उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या सप्लीमेंट्स या अमीनो एसिड्स के कैप्सूल्स वगैरह जो सब लेते हैं, क्या वह भी एक कारक हो सकता है? जी पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, बट हाँ, वो प्रोसेस फूड है जिसकी प्रोडक्शन या फिर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत ही अजीब सी चीज है कि इंडिया इज लेकिंग मिल्क राइट नाउ, बट वी हैव अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट ब्रांड्स। तो बिल्कुल सही हमें बात। नॉर्मल दूध पीने के लिए तो शायद इतना मिल नहीं रहा है, तो ये सप्लीमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये मेरा एक उद्देश्य है। और सप्लीमेंट अगर एडल्ट्रेटेड हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी हेल्थ पर, क्योंकि कोई भी प्रोसेस फॉर्म आपके लीवर को ज्यादा प्रेशर डालती है उसको वर्क करने के लिए। और क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी को खाली प्रोटीन नहीं चाहिए होता, उसके साथ उसके सपोर्टिव न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो जी अगर हम दूध को ले लें और प्रोटीन को ले लें तो दूध एक कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड है, ना कि प्रोटीन का सोर्स। तो अगर हम दूध पी रहे हैं तो आपको बॉडी में दूध प्रोटीन के अलावा कैल्शियम भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, फॉस्फोरस भी मिल रहा है। बट जैसे हम वे प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं तो वो उसको कंसंट्रेट करके, मैं इसको वैसे बता रहा हूँ, अगर वो जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है तो फिर तो आई कांट बिलीव कि क्या हो सकता है आपकी बॉडी के साथ। जी अगर वो जेन्युइन है भी तो नाउ प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए लीवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सो आप इसको रिलेट कर सकते हैं प्रोसेस फूड से और इवन अल्कोहल से, कि जितना टाइम अल्कोहल को प्रोसेस करने में लीवर को लग रहा है शायद प्रोटीन को भी लग सकता है। सो हाँ, ये कारण बन सकता जी। एक और मैं पॉइंट है, दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा पॉइंट जो एक था, यह जो शिकायत आई है, ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रखी है, ये मोस्टली मेट्रो सिटीज से आती है, फिर सेमी मेट्रो सिटीज से आती है। जो नॉर्मल अर्बन सिटीज है हमारे इंडिया की मोस्टली, उनमें ये चीजें कम है। वो कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई दिल्ली में रह रहा है, नोएडा में रह रहा है, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, मैक्सिमम ये वो चीजें सब वहीं पे हो रही हैं। मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि हमारे किसी जानने वाले के यहाँ आगरा में उनके साथ में ऐसा हुआ था, बट कम सुनाई देता है ऐसा। तो वो कंपैरिजन, क्या वो भागदौड़ भरी जिंदगी, वो स्ट्रेस, वो सही न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिल पाना, क्या वो बड़े शहरों की समस्या ज्यादा है, इसी वजह से वो ऐसा हो रहा है? कैसे देखते हैं आप इस चीज को? है। जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जितना हम नेचर से दूर जाएंगे, जितना हम नेचुरल रिसोर्सेज से दूर जाएंगे, उतना ही बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो आप जी अगर आप एक दिनचर्या देखें किसी भी मेट्रो सिटी वाले इंसान की, तो वो सुबह अपनी शुरुआत करेगा पैकेट के दूध से, उसके बाद वो चाय बना रहा है या फिर बिस्किट ले रहा है, वो भी प्रोसेस फूड है। फिर अगर वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है तो भी वो सीरियल बाहर से लेके आ रहा है। इवन अगर वो खाना खाएगा अपने ऑफिस में, वो भी बाहर से बना हुआ आ रहा है। जी और शाम को भी चाय दूध की पैकेट की पी रहा है, रात को भी खाना, मुझे लगता नहीं वो कितनी बार खाना बनाते होंगे अपने आप से। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत कम बनाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसमें हो क्या रहा है कि आपका जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें जो प्रोसेस फूड है वो इतना आई थिंक घुस चुका है, जो आपके डाइजेशन को या फिर आपके ओवरऑल मूड को इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली शुगर एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, जी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी सोचने की क्षमता और आपकी कंट्रोल रखने की क्षमता। तो आप कह सकते हैं कि जो सिटीज में ये जो चीजें हैं, ये बिकॉज हम नेचर से दूर जा रहे हैं और नेचुरल वेजिटेशन से वो चीजें नहीं ले पा रहे हैं। जी ठीक है। तो आपकी क्या राय है कि मैं अगर इन तीनों पॉइंट को एक संग्रह बना के एक प्रॉपर कंक्लूड अगर आप करना चाहेंगे,
कि नॉर्मल हमारे युवा हैं, हमारा कोई भाई भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, वो अगर जिम कर रहे हैं तो उन्हें किन-किन बेसिक बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये समस्याएँ जो भी मेट्रो सिटी तक है, वो अर्बन सिटीज़ में ना आए तो बेहतर है। जी, अगर आप फ़िटनेस अडॉप्ट करना चाहते हैं, हेल्दी फ़िटनेस अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ा सवाल है क्यों? क्या इसके पीछे कोई बाहरी किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, इसको वैलिडेशन बोलते हैं। वैलिडेशन का है हिंदी का जो मतलब नहीं, ठीक है, चलेगा। सहमति कुछ होती है कि मैं इन लोगों के साथ रहूं और मैं अच्छा दिखूं और इनसे बेटर दिखूं। वो लास्ट प्रोसेस है, वो इतना आसान नहीं है। उसमें शायद 2 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं। तो उसको लोग तेज करने की कोशिश करते हैं, तेज कर सकते हैं आप उसको एक्चुअली। तो आप वो 3 महीने में अचीव कर सकते हो, जो शायद 4 साल या 6 साल में कर सकते हैं। ओके। पर उस 3 महीने में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जो आपको लाइफ लॉन्ग इश्यू दे सकता है। नाउ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हेल्दी रहना है या फिट दिखना है। जी। तो अगर आपके आसपास कोई बहुत ही क्वालिफाइड बंदा है, ये गलती हमारी भी है। मैं देखता हूँ जो जिम्स में जाता हूँ तो लोग शायद इतने क्वालिफाइड भी नहीं है, तो हमारी गलती ज्यादा है। क्योंकि जब कोई भी जिम करने आता है, वर्कआउट करने आता है, हमें उसकी पहले हार्ट रेट चेक करनी होती है या ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई हो। जी। क्योंकि अगर कोई बंदा जिम करने आ रहा है और उसका हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट है, तो ये तय है कि उसको जो भी वर्कआउट किया जाएगा उसके हार्ट पर प्रेशर डालने वाला है। जी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर आ रहा है, 140 आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। ये मार्कर है, ये हम बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। सुबह उठकर वो कितना रेस्ट फील कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है, बट सिंप्लीफाई हुए तरीका यही है कि अगर आप एक चीज को स्टार्ट करते हैं तो लंबा सोचेंगे तभी अच्छा जा पाएंगे। शॉर्टकट हमेशा बॉडी को नुकसान दे सकता है और दे रहा है लोगों को भी। सो मेरी राय ये है, पहले एक अच्छी राय लीजिए, अपने बारे में जानिए और उसी चीज को किसी अच्छे प्रोफेशनल या फिर ज्ञाता जो भी होता है उस फील्ड का, उससे मशवरा जरूर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको पैसे देने या कुछ देने, बट हाँ, एक आप राय ले सकते हैं कि मुझे किस दिशा में जाना है। और कोई भी चीज करने से पहले जरूर सोचें कि उसका क्या बेनिफिट होने वाला है और वो क्या वर्थ करता है कि नहीं करता है। जी, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, मनोज चौधरी जी ने कहा कि इन्होंने बहुत ही सही तरीके से 2 या 3 बातें उठाई हैं। पहली चीज़ कि अगर कोई आप सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं, तो उसके सपोर्टिव भी लीजिए। और वो चीज़ें फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी को उसको आप प्रॉपर्ली कहीं से भी, जैसे भी आपको चेक करना है, चेक करा कर लीजिए। दूसरी चीज़, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तीसरी चीज़ इन्होंने बताया, जो कि बहुत ही शायद ज़रूरी भी है, और वो एक अच्छा रीज़न भी शायद मुझे लग रहा है कि उसी वजह से ये इस तरीके के हार्ट अटैक या शरीर में कोई समस्याएँ आ रही हैं, कि फिट रहने के लिए आप कर रहे हैं या फिर दिखाने के लिए कर रहे हैं। कई बार हम लोग दिखाने के लिए जो काम शायद 2 साल का टारगेट का होना चाहिए, वो 3 या 4 महीने में हम उसको करना चाहते हैं। उससे शरीर पर तनाव बढ़ता है। इन सब का बेस इन्होंने ये बनाया था कि स्ट्रेस इज नॉट जस्ट अबाउट द माइंड, इवन द फिजिकल स्ट्रेस इज ऑल्सो स्ट्रेस विच एक्चुअली इफेक्ट द हार्ट। तो ये मुझे बहुत ही सही समझ में आई है बात। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो इन चीजों से रिलेटेड, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, आप उसमें लिखिए, हम इनसे आंसर लेके आपके पास तक वो पहुंचाएंगे। मैं इतना ही। मनोज चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थोड़ा समय देने के लिए, और हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि जिम या एक्सरसाइज की करने वालों में आजकल नॉर्मल एज युवाओं में हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है। हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ में इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ में, कुछ नए एक्सपर्ट्स के साथ में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।